हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और जैसे कि मैंने इस साल एक पहल स्टार्ट करी है जिसका नाम है रीस्टार्ट सीरीज। और इस सीरीज के तहत मैंने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए फ्री में कंटेंट डेवलप करना स्टार्ट किया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली प्लेलिस्ट में जाना है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसकी रीस्टार्ट सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने एक एक चैप्टर आपको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे ओसीएम के चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर हमने अभी स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, जो कि बहुत लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था। कितने लोगों के मुझे मैसेज आए, भैया ये वाला टॉपिक कराइए, भैया ये टॉपिक कराइए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पार्ट 2 स्टार्ट किया है। वो भी भारी भारी चैप्टर्स के साथ, हल्के फुल्के काम नहीं करने हैं, सारे भारी भारी चैप्टर्स करने हैं। भारी जैसा कुछ नहीं होता, अगर समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं आए तो भैया जिंदगी भर भारी रहना है। हमने स्टार्ट किया था इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। इस वाले वीडियो के अंदर उस वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उसके कुछ सम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक आधे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और मेरा मोटिव वो सॉल्व करवाने का ये है जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बेसिक डेफिनेशंस आती है, वो डायरेक्टली आज मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब आपके लेफ्ट, मेरा तो राइट साइड हो गया, मैंने वहां पे आपके लिए पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक खोल के रखी है जो आपकी गुजरात बोर्ड की मेन बुक है, राइट। अब मैं इसमें से कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ सम्स आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आपकी मोबाइल की स्क्रीन बच्चा लोग बहुत छोटी होती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने फोन को टीवी के बैक कास्ट करिए, टीवी में देखिए, यूट्यूब टीवी में चालू करके टीवी में देखिए, बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा। आंखें खराब नहीं होगी, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहेगी और इनको बचाना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, सो हम लोगों ने लास्ट में कुछ डिस्कस किए थे अबाउट सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और उस कॉन्सेप्ट के बाद में आज हमारा टास्क रहेगा, हम कुछ सम्स को स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक मेरे साथ लेके बैठ सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। पहले हम वो इलस्ट्रेशंस को लॉजिकली समझेंगे। सो आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, बट उस इलस्ट्रेशन में सारी की सारी डेफिनेशंस कवर हो जाती है। आपको सम्स करना कैसे है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, सोचना कैसे है, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं चाहूंगा आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पे देते रहे। कुछ सम हम यहाँ पे करेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज आप लोग को घर पे बैठ के करनी है। कोई डाउट होगा, कोई डिफिकल्टी होगी, आप आराम से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है @MOHIT मोहित, SIRR डबल है, राइट, मोहित सर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई छोटे मोटे डाउट होंगे, अगर मैं वॉइस नोट में बता पाऊंगा तो 100% मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर कुछ बड़े सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज 2-4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जितने होते हैं हमारे पास, जितना टाइम है, जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकेंगे हम ट्राई करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। There are 3 yellow and 2 pink flowers in a basket. One flower is randomly selected from this basket. एक पर्टिकुलर बास्केट है जिसके अंदर 3 तो फ्लावर्स है येलो कलर के और 2 फ्लावर्स है पिंक कलर के। अब हमें पूछा गया है हम उन 5 में से एक फ्लावर को रैंडमली सिलेक्ट करने वाले हैं। डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर एज इवेंट ए। इवेंट ए का मतलब हो गया येलो फ्लावर और इवेंट बी का मतलब हो गया पिंक फ्लावर। ठीक है भैया। अब हमें कहा गया नीचे दिए गए सारे सवालों के जवाब देना चालू करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको निकालना है यूनिवर्सल सेट क्या होगा। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे येलो 1, येलो 2, येलो 3, पिंक 1 और पिंक 2। ये तो हो गया भैया मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। अब हमें कहा गया है भैया इवेंट ए बताइए। वेरी इजी। इवेंट ए के अंदर हमें कहा गया था इवेंट ए इज एक्स वेयर एक्स इज डिनोटेड बाय येलो फ्लावर। बराबर है भाइयों, तो चलिए कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा y1, y2 और y3। इसके साथ मेरा ए इवेंट डन। इवेंट बी के अंदर कहा गया है x where x is denoted by
पिंक फ्लावर। पहले पहले वाले इजी लगते हैं बट ध्यान देते रहना। तो बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा P1, P2 और बस दो ही है ना, पिंक तो दो ही फ्लावर्स है, यस, P1 एंड P2। और इसके साथ मेरा बी वाला भी हो गया। तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट में कहा गया यूनिवर्सल निकालने को, मैंने निकाल दिया है। सेकंड में कहा गया है खाली ए निकालिए, ए के अंदर येलो फ्लावर है, क्वेश्चन में कहा गया, हमने येलो फ्लावर लिख दिया। और बी में कहा गया पिंक फ्लावर, हमने पिंक फ्लावर लिख दिया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ए डैश निकालना। बच्चा लोग फिर से रिवीजन करवाऊंगा, साथ साथ में ध्यान देते रहना। मैंने आपको कहा था ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको निकालते हैं टोटल यूनिवर्सल में से अगर आप ए को माइनस कर दोगे तो जो बच जाता है वो हो जाता है ए डैश। तो टोटल यूनिवर्सल में हमारे पास 5 थे, 5 में से अगर मैं ए को माइनस कर दूंगा तो भैया बी बचेगा। तो ए डैश के अंदर आ जाएगा P1 एंड P2, राइट। एक तरीके से ए डैश हो गया बी। तो हम ऐसा कहें कि ए डैश इज इक्वल टू बी, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट रहेगा। तो इसके साथ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ए डैश। फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया हमें निकालना है बी डैश। अगेन सेम फॉर्मूला, बी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट टू बी, यानी कि जो यूनिवर्सल में है पर बी में नहीं है। तो पूरे यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो। यूनिवर्सल में थे y1, y2, y3, y4, P1 और P2, और बी के अंदर था P1 और P2। तो P1, P2 को हटा दो, जो बच जाएगा वो आ जाएगा आपका बी डैश, यानी कि y1, y2 और y3। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि बी डैश इज इक्वल टू ए, तो भी मैं गलत नहीं हूं। तो ये हो गया मेरा 4th क्वेश्चन और ये हो गया मेरा 5th क्वेश्चन। याद रहेगा, ए डैश और बी डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसका मतलब हो गया यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, ए डैश मिल जाएगा। यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, बी डैश मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बहुत इजी है। देखो भैया, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो। हमने देखा कि ए के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, y1, y2 और y3। बी के अंदर आ रहा है P1 और P2। तो मजे की बात देखो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया, पहले ए लिख दो, ए का मतलब हो गया y1, y2 और y3। फिर बी लिख दो, बी का मतलब हो गया P1 और P2। अब आपने देखा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधा नीचे लिख दोगे नल सेट। इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, मतलब दोनों के दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। याद करना, लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था ऐसे इवेंट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है उन इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग उसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उन इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। याद रहेगा आपको? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर आपको दोनों को मर्ज कर देना है। ए और बी को मर्ज कर दो। ए था आपके पास y1, y2 और y3 और बी था आपके पास P1 और P2। दोनों को मर्ज कर देंगे तो आ जाएगा y1, y2, y3, P1 और P2, यानी कि आपका टोटल यूनिवर्सल बन गया। यानी कि A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल। अब याद करो वापस से लास्ट वीडियो वाला कॉन्सेप्ट, जब कभी भी दो सेट को मिलाने पे पूरा यूनिवर्सल बन जाता है उसे कहा जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे उसे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब इनमें दोनों में कॉमन कुछ नहीं है इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और इनमें दोनों में यूनियन करने पे यूनिवर्सल आ रहा है इसलिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। इस तरह की इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चा लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। चलिए 7th हो गया। 8th में हमें कहा गया, अच्छा ये समझ लेना, 8th और 9th में खाली फॉर्मूले बनाने इंपॉर्टेंट है। आपको कहा गया 8th के अंदर ए इंटरसेक्शन बी डैश, और आपको 9th के अंदर कहा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। आपकी बुक में 2 तो तरीके दिए हुए ही है और दोनों बहुत इजी है। मैं आपको इजी वाला तरीका बताता हूं। सबसे इजी वाला तरीका है, आपको कहा गया है ए और बी डैश में क्या कॉमन है। चलिए
तो हमने देखा कि हमारा ए तो भैया ये रहा और हमने देखा कि हमारा बी डैश ये रहा, बराबर है। ये रहा हमारा ए और ये रहा बी डैश। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन देखें, दोनों में कॉमन देखें, तो भैया इनमें सब कुछ कॉमन है। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सब कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर सब कुछ कॉमन है। तो आप सेम टू सेम पूरा आंसर लिख दो, यानी कि y1 y2 और y3। ये तो पहला तरीका हो गया जहां पे आपने ए लिखा, आपने बी डैश लिखा, दोनों के अंदर के कॉमन पॉइंट लिख दो, आपका आंसर आ गया। दिस इज फर्स्ट वे। अब फॉर्मूला वाला तरीका देखो, जब कभी भी ऐसा कहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो जो पूरा है पहले उसको ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में एज डिफरेंस इवेंट। तो एक तरीके से ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया, बी डैश मतलब हो गया ए माइनस बी। वैसे इसका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तरीके से ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। अब आपको ये तो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी भैया? ए की प्रोबेबिलिटी थी y1 y2 और y3, और ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता है कितना निकला था अपना, ये रहा। ए इंटरसेक्शन बी है नल सेट, मतलब क्या बच जाएगा आंसर? वही जो ऊपर बचा था, आपका आंसर बच गया सेम टू सेम। नीचे वाला ट्राई कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी भैया? P1 P2, तो मैंने लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई मेरे पास P1 और P2, और इंटरसेक्शन तो नल सेट है ही, मतलब आपका आंसर आ गया P1 और P2। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, ए डैश इंटरसेक्शन बी बोलो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बोलो। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। हमने देखा था लास्ट वीडियो में डिफरेंस इवेंट, प्लीज ध्यान देना। डिफरेंस इवेंट का मतलब होता है जब हम लोग एक इवेंट में से दूसरे इवेंट को माइनस करते हैं, उसे कहा जाता है डिफरेंस इवेंट। क्या बोलते हैं उसे? डिफरेंस इवेंट। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए डैश इंटरसेक्शन बी की, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो डैश है उसको छोड़ दो, जो पूरा प्लेन है उसको लिखो पहले, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग ए बी माइनस ए भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस ए का मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बी माइनस ए का भी यही फॉर्मूला है, ए डैश इंटरसेक्शन बी का भी यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए बी माइनस ए का ये हो गया, आपको कहा जाएगा ए माइनस बी का निकालो, तो कैसे निकालोगे? जो पहले उसको लिख दो। हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पीछे लगा दो इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस आपका फॉर्मूला बन गया। अब ए माइनस बी से आपको फॉर्मूला बनाना आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ए माइनस बी, आप फॉर्मूला बना दोगे। आपको क्वेश्चन में दिया होगा बी माइनस ए, कैसे फॉर्मूला बनाओगे? जो पहले वाला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, बराबर है। तो इनसे फॉर्मूला बनाना इजी हो गया। अगर ए दिया हो तो पहले ए लिखेंगे, बी दिया हो तो पहला बी लिखेंगे, पीछे इंटरसेक्शन तो कॉमन है, ये इजी है। प्रॉब्लम आता है जब डैश वाला दिया हो, तो उससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अगर क्वेश्चन में दिया हो ए डैश इंटरसेक्शन बी, या क्वेश्चन में दिया हो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है बच्चा लोग? जो प्योर है वो पहले लिख दो। यहां पे पूरा प्योर है बी, तो यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे पूरा प्योर है ए, यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। माइनस कर दो इसमें से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। तो आप इस तरीके से भी ये फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको ये दिया हो तो भी आप फॉर्मूले बना सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ डैश फॉर्मेट में दिया हुआ है तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। दोनों केस में उसे कहा जाएगा डिफरेंस इवेंट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग उसे? डिफरेंस इवेंट। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार 3 बार देखना हो, आगे पीछे करना, यूट्यूब घर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंस इवेंट क्लियर कर लेना। डन। चलिए पीछे चलते हैं। इसके बाद में हमें निकालना है स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट। ये सबसे फुद्दू क्वेश्चन है। एलिमेंट्री इवेंट में सारे इवेंट को एक एक करके लिखते जाओ। एलिमेंट्री इवेंट में आप लिख दो पहले ए या E1 Y1, E2 इवेंट के अंदर Y2, E3 इवेंट के अंदर Y3, E4 इवेंट के अंदर Y4, E5 इवेंट के अंदर Y5।
जितने हो सारे, अपने पास 3 या 3 लिख के छोड़ देना, फिर 2 पी है तो E4 के अंदर P1, E5 के अंदर P2, खत्म हो गया। सारे इवेंट को सिंगल 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 लिखोगे, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। 11th क्वेश्चन में पूछा है, कैन इट बी सेड दैट इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ऑफ कोर्स इट कैन बी सेड भैया, हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस दे आर, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, और जब कभी भी इंटरसेक्शन नल सेट होता है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So can they be said? Of course they can be said as per the definition of mutually exclusive event, that mutually exclusive event are those event जिनमें कुछ भी कॉमन होता नहीं है। Next question, can it be said that A and B are exhaustive event? Of course yes bro, मैं पहले ही बता चुका हूं A and B are exhaustive event, क्योंकि exhaustive event की definition होती है when two events are merged to create a universal set। जब दो इवेंट को मिला के अगर पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है उसे एग्जॉस्टिव कहा जाता है, और यहाँ पे बना है, हमने ए और बी का यूनियन निकाला और हमारा यूनिवर्सल बन गया, तो यस दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। इन शॉर्ट ये 11th 12th के आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका था, बहुत ही फुद्दू सा था, इसमें कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत तुम्हें पड़ी नहीं है। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 6। ये इलस्ट्रेशन ने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दिए आपको। तो बच्चा लोग अगर पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो पार्ट 2 जरूर देखना, और पार्ट 2 अगर देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 का भी जरूर देख लेना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए अब टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं अगला इलस्ट्रेशन अच्छा है क्या। आपको दे रखा है ए और बी, चलो छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंस इवेंट का पॉइंट आया और मुझे डिफरेंस इवेंट आपको फिर से क्लियर करवाना है। चलिए हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है ए एंड बी, हमें दे रखा है ए है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, हमें दे रखा है बी है हमारे पास -1 0 और 1। हमें पूछा गया है पहले तो निकालो सैंपल स्पेस यूनिवर्सल इज बेस, हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ए यूनियन बी करने पे यूनिवर्सल आता है। अब वापस से बताओ मुझे, अगर दो सेट को मर्ज करने पे यूनिवर्सल बनता है उसे क्या बोलते हैं? याद कर लो, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। जब दो इवेंट को मर्ज करने पे यूनिवर्सल बनता है उसे कहा जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। याद रहेगा गाइस। चलिए फिर हमें कहा गया है आपको निकालना है सबसे पहला तो बी डैश निकालना है, दूसरा आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी, और तीसरा आपको निकालना है ए माइनस बी। चलिए तीनों सॉल्व करेंगे, हमारे पास सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें वहां देखने की जरूरत नहीं है, याद ध्यान दो। पहले निकालना है बी डैश, मैंने कहा था कैसे निकालते हैं बी डैश, टोटल यूनिवर्सल में से बी को अगर माइनस कर दोगे आपको बी डैश मिल जाएगा। टोटल यूनिवर्सल है ए और बी का मर्जर, चलो ए और बी का मर्जर यूनिवर्सल होता है, पहले लिखता हूं क्या क्या होगा। तो यूनिवर्सल में आने वाला है -1 0 1 2 3 और 4, मतलब मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, जो कॉमन था 1 उसको एक ही बार लिखा है, तो मेरा यूनिवर्सल आ गया -1 0 1 2 3 4। उसमें से अगर मैंने बी को माइनस कर दिया, बी क्या क्या है भैया, -1 है 0 है और 1 है, तो अगर मैंने बी को माइनस कर दिया तो जो बच जाता है दैट इज टर्म्ड एज बी डैश, यानी कि मेरा आंसर आ गया 2 3 और 4। तो मैंने क्या किया गाइस, बी डैश निकालने के लिए, बी डैश निकालने के लिए मैंने टोटल यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा 2 3 4। डन। फिर हमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, बट ए डैश है, और जब भी ए डैश होता है वो डिफरेंस इवेंट है। कैसे निकालोगे डिफरेंस इवेंट? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे? जो बी है ना वो बिना डैश के है उसको पहले लिख दो, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी इवेंट हम पहले लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई तो बी इवेंट लिख दो चलेगा। तो हम कर देंगे सीधा का सीधा बी इवेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कहा था डैश वाले के सामने जो प्लेन नंबर है पहले वो लिख दो, बी आ गया उस पे से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। चलिए लिखते हैं बी में क्या क्या था दोस्तों, तो बी में था -1 0 और 1, उसमें से हमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1, तो हम लिख देंगे इंटरसेक्शन में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1, इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा -1 और 0, और ये आपका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश का, जिसका आंसर है सिर्फ -1 और 0। लास्ट वाला है ए माइनस बी। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पहले वाला नंबर एज इट इज लिख दो, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। चलो भैया ए क्या था हमारा? ए था हमारा 1 2 3 एंड 4,
और इंटरसेक्शन क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3 और 4। और इसके साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी, 7 ही था भाई, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। मैंने कहा था अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया। कॉन्सेप्ट के बाद इस चैप्टर में कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब मुझे इसका एक सम और आपको करवाना, फिर आज का टॉपिक मैं एंड करूंगा।